बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका होस्ट अकबर सफियान, आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई हैं, तो पाकिस्तान में जो न्यूज़ समरी है वो हो सकता है वो 15 या 16 तारीख के बाद जो है वो अमल में लाई जाए। इस मामले के ऊपर जो है पीएम इमरान खान साहब ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि 6 दिसंबर को पीडीएम का एक इजलास होना है। इस इजलास में ये फैसला किया जाना है कि आया फजलुर रहमान साहब इसको लीड करेंगे कि नहीं करेंगे। फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि जैसा ये बलदियाती इलेक्शन होने से पहले जो है ना इस्तीफे दे दिए जाएं, जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं सारे इस्तीफे दें, तो ताकि ये बलदियाती इलेक्शन को रोका जा सके और फंड जो है वो निचले हिस्से तक तकसीम ना हो और काम ना हो लोगों के। लेकिन जो नून लीग है वो इस हक में नहीं है। नून लीग ने अगर ऐसा करना होता तो अब तक इसका कोई जामिया अमल वो सामने ले आते। और साथ में ही आपको बताते चले कि जो बुज़ला फजलुर रहमान साहब हैं ये कहते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने नहीं करना है तो कम से कम मुझे फिर अलहदा करते, मैंने जो करना है मैं वो करूं। और एक पिटीशन दायर हुई थी साकिब निसार साहब की ऑडियो जो लीक हुई थी उसके ऊपर। उस ऑडियो लीक के ऊपर मौकफ ये अपनाया गया था सलाहुद्दीन जो उनके एडवोकेट है जिन्होंने पिटीशन दायर की थी कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए ताकि इसकी जांच की जा सके। ये ऑडियो लीकेज तो इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी था वो नून लीग थी, मरियम नवाज का धड़ा था। और इस मामले में नून लीग भी ये चाहती है कि इसके ऊपर पिटीशन बने ताकि मिठाई तकसीम करें और लोगों को बताया कि वाह जी हमने काम किया है, कि जज जो साहब हैं इन्होंने ये गलत काम किया था तो इसलिए हमने ये पिटीशन दायर हुई है तो इसके ऊपर ये काम हो। हालांकि ये जो ओरिजिनल थी ना वो भी एक फेक रिकॉर्डिंग थी, उसका फोरेंसिक रिपोर्ट वो हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में 2-3 दफा बता चुके हैं, उसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इसका कहने का मतलब यह था कि इमरान खान ने जो एक स्पीच की है और स्पीच में उन्होंने जैसे कि चीजें बताई हैं और जजेस के बारे में बात की है, तो इसके ऊपर अभी और साथ में इमरान खान ने यह कहा है कि वो फ्यूचर में जो है लोगों में वो जाएंगे और साथ में वो जाकर स्पीचेस वगैरह करेंगे। और इन स्पीचेस का मकसद ये होगा कि जो बलदियाती इलेक्शन है इनके मुतल्लक जो है लाया अमली तैयार की जा सके। जैसा कि आपको पता है बलदियाती इलेक्शन जो है वो सर पे आए हुए हैं, उसके बारे में कबीना में ये एक्सेप्ट हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बलदियाती इलेक्शन में भी यूज की जाएगी। तो दिसंबर में 7 दिसंबर को राना शमीम साहब की केस लगा हुआ है। राना शमीम साहब वही है जिन्होंने कहा था, एक बयान हल्फी दिया था और उस बयान हल्फी के बारे में जियो ने ये कहा था कि ये बयान हल्फी जो था वो सच्चा है। और इसके ऊपर जियो ने जब ये बयान हल्फी पहुंचने से पहले जब छाप दिया तो इसके ऊपर जो है अदालत ने एक्शन लिया, समोटो लिया और इनको बुलाया। और जो मीर शकीलुर रहमान जो कि सिर्फ एडिटर हैं जंग ग्रुप के और जियो के, अभी इनको कहा कि आप इनको शोकास नोटिस दिया गया और इन्होंने तीन लंबे पेपर लिख के इन्होंने जमा कराया, जिसमें मैं थोड़ा सा आपके पढ़ को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने मीर शकीलुर रहमान का इदारों को बताने की ये कोशिश की, मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ। इसकी इदारों को बताने की ये कोशिश की कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे तो तब जो है इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी, ठीक है, अदलिया को किस तरह से इन्होंने बहाल करवाया था उस वक्त, इन्होंने अपने बताया। और साथ में इन्होंने कहा कि हम अदलिया को बहुत मानते हैं, अदलिया से हमारा बहुत एतबार है, हम अदलिया के साथ हमेशा खड़े हैं, हमने हमेशा अदलिया के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश की है। लेकिन आपको याद होगा कि ये चीजें कुछ भूल गए। जैसा कि आपको पता है कि जैसा ही पनामा का केस आया तो उसके बाद से मीर शकीलुर रहमान यानी कि जियो और जंग ग्रुप ने पनामा की कवरेज बिल्कुल कम कर दी। उस वक्त इनको इश्तहार जो थे वो 17 करोड़ से बढ़कर अल्लाह भला करे 83 करोड़ तक चले गए। उस सारी कवरेज के दौरान इनको इतने ज्यादा इश्तहार दिए गए नून लीग की तरफ से और इन्होंने कोई भी इसके बारे में चीजें नहीं की। और साथ में इसी वीडियो में हम बात आर्टिकल की। आपको पता है कि जुएद चौधरी साहब भी हैं जो बहुत ज्यादा लिखते हैं आजकल और वो बहुत ही पहले तो ये था कि वो दे वर गुड विद द स्टेट, अब वो स्टेट के खिलाफ लिखना शुरू उन्होंने कर दिया था। तो मैंने कहा कि इसका आर्टिकल का मैं इसको एक्सट्रैक्ट निकाला जाए और आपको बताया जाए, साथ में उसका जवाब दिए जाएं किस तरह से वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले जुएद चौधरी साहब ने ये जो अपना आर्टिकल लिखा या जो भी इन्होंने कॉलम लिखा इसमें इन्होंने बात की इनकलाब रूस की। इनकलाब रूस में इन्होंने बताया कि जैसा इन्होंने वो पूरी स्टोरी बनाई कि जो दोम है निकोलस दोम जो है वो किस तरह से अपनी बीवी का पैरोकार था, किस तरह उसमें उसकी बीवी जो थी वो लोगों की बात सुन के तो वो अपनी रियासत के मामला चलाया करते थे, इन्होंने सारा बताया। और साथ में इन्होंने ये बताया कि जो निकोलस दोम के बाद एक अचानक इनकलाब आया, उस इनकलाब की वजह क्या थी, उनकी इनकलाब की वजह उन्होंने ये बताया कि मुमूमी तौर पर जब इनकलाब आया करते हैं तो उसमें 3 चीजें हुआ करती हैं। नंबर 1 कि रियासत में जो है कमजोर हो जाती है, रियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़ा कमजोर हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी बहुत कमजोर हो जाती है। साथ में इन्होंने बताया कि महंगाई
بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیے سارے اشارے آج کی یہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی طرف اور آج کی ریاستی اسٹیٹ کے جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف بات کر رہے ہیں, جیسے کہ فوج پاکستان ہے, لائک بیوروکریسی ہے, اور ساتھ میں لائک جو باقی چیزیں ہیں. ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب روس میں وہ انقلاب روس آیا تو انہوں نے یہ انقلاب کا اس لیے کہا کیونکہ ان 3 جگہوں میں انقلاب آنے کے بعد وہ 3 جگہ کون کون سی ہیں. نمبر 1 وہ ہے روس کا انقلاب, نمبر 2 ایران کا انقلاب, نمبر 3 فرانس کا انقلاب. ان تینوں کے بعد جب انقلاب آیا لوگ سڑکوں پہ نکلے تو اس کے بعد ان کو آزادی ملی اور ایک لائک ویلفیئر کا سسٹم ان کنٹریز میں شروع ہوا. جب یہ روس میں انقلاب آیا تو اس وقت کے جو فیصلے تھے ان کی خفیہ ایجنسیوں کے کمروں میں ہوا کرتے تھے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو تھی ریاست کو کچھ اداروں نے یرغمال بنایا ہوا تھا, فوج کی تانا شاہی تھی. یہ ڈائریکٹلی انہوں نے بات نہیں کی لیکن یہ بات کر رہے ہیں ابھی پاکستان کی ISI کی طرف اور پاکستانی ریاستی اداروں کی طرف. اچھا جی, ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ایسا تھا کہ ججز جو تھے وہ لائک قاضی جو تھے وہ بک جاتے تھے, وہ تو بات ٹھیک ہے, یعنی کچھ چیزیں ان کی ٹھیک بھی ہیں اس کالم میں. اور ساتھ میں لائک انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح جو تھی اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کو ہتھیار تھے لیکن خریدنے کو روٹی نہیں تھی. تو اس حساب سے انہوں نے یہ سارا کالم میں لکھا, اور کالم میں انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ فوج پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب پاکستان جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ان سے چیزوں سے سیکھا نہیں ہے, اور پاکستان میں اگر انقلاب آئے گا تو ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ پاکستان اتنا بڑا کنٹری نہیں ہے یا اس طرح سے چیزیں نہیں کر سکے گا, تو اس طرح سے یہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور میرے خیال سے جوید چودھری صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے بارے میں انڈیا نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ 2019 کی جولائی تک ہم پاکستان کو جو ہے نا 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے, اور اللہ کا بڑا شکر 2019 بھی گزر گیا, 2020 اب 2021 بھی تقریباً گزرنے والا ہے. تو اس ملک کو بڑے لوگ آئے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ہاں حالات خراب ہیں, چیزیں خراب ہیں, مہنگائی ساتھ پہ ہے, حکومت کی نااہلی بالکل سامنے ہے. میں بالکل کسی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا. پاکستانی گورنمنٹ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, کچھ برے بھی ہیں, وہ چاہے نون لیگ ہے تو ادھر بھی سارے کچھ ایسا ہی ہے. میرا آپ کو یہ کوسچن ہے کہ یہ آپ کا بھی اتنا ملک ہے, آپ چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں اور بتائیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ادھر بیٹھے نہیں ہوئے ہیں, ہم نے یہ جاب نہیں لی ہوئی ہے, ہمارا کام ہے چیزوں کو پوائنٹ کرنا, سلوشن ڈھونڈنا ان لوگوں کا کام ہے جو ادھر جاب پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں, جیسے کہ وزیر مشین ہے. یار ہم بھی ایک اپنے ملک میں رہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو جو ہے نا آگے لے کے چلیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی.